हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अब एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम बिल्कुल आने ही वाले हैं। हमारे नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आई थिंक दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, वैसे नवंबर में होते थे, नवंबर और दिसंबर के बीच में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी की एक टारगेट सीरीज़ लेकर आए हैं। उस टारगेट को हासिल करने के लिए हम पर डे आपके लिए एक सेट लेकर आते हैं। 1 लेके 5 पूरा का पूरा सेट दिया हुआ है। एक मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है एसएससी स्टेनो के नाम से, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपनी क्लासेस के अंदर किसी प्रकार का कोई फालतू डिस्कशन नहीं करता हूँ बच्चों से, एक मुद्दे को ज़्यादा नहीं खींचता हूँ, केवल अप टू द मार्क बात करता हूँ जो पेपर में आती है। मेरा जो वीडियो लेक्चर रहेगा केवल और केवल आपके सिलेक्शन के लिए होगा, ना कि इधर उधर की बातों के लिए। तो प्लीज़ अगर किसी को अगर टाइम पास जैसा लग रहा है तो प्लीज़ कहीं और चले जाइए। जिनको सिलेक्शन लेना हो और जिनको पढ़ना हो वही भाई बेटा मेरी क्लास के अंदर रुके, नहीं तो आप बेटा और भी अच्छे अच्छे टीचर है कहीं पर भी जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए अपने सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये पूरा का पूरा 50 तक आई थिंक मैं प्रीवियस क्लासेस में करा चुका हूँ आपको। तो ये आप एक बार चेक कर लेना। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में डला हुआ है। मैं आज 51 से कंटिन्यू करने वाला हूँ। कहाँ से करने वाला हूँ? क्वेश्चन नंबर 51 से मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो सेट नंबर 6 है। आप थोड़ा डेट चेक कीजिए, 12/10/2023। और यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं मानस सेड दैट द सूरज हैड अराइव्ड ऑन फ्राइडे। तो देखिए, यहाँ पे क्या बनाया हम लोगों ने? इनडायरेक्ट स्पीच बनाया। तो पहले फॉर्मूला जान लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जाने के लिए। जब डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हैड प्लस V3 का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए, सैड की जगह पे तो सैड रहेगा, ये सेज तो हट जाएगा, से भी हट जाएगा, सेज भी हट जाएगा, एक ही बचा जो सैड की जगह पे सैड है, ऑप्शन नंबर 2। और देखिए, हैड प्लस V3 आ रहा था ना, ये किस में बदल गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। सो हियर आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ कम्स टू द अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 52। अब क्वेश्चन नंबर 52 किस चीज से रिलेट कर रहा है देख लेते हैं। द स्कूल अथॉरिटीज आर डिसाइडेड टू क्लोज द हाई स्कूल विंग्स फॉर द नेक्स्ट 3 days ड्यू टू पावर फेलियर। तो आर डिसाइडेड नहीं बेटा, उन्होंने फैसला किया है। आर नहीं, उन्होंने क्या किया है? हैव डिसाइडेड। ये थोड़ा सा सुनने में भी ठीक लग रहा है। आर डिसाइडेड नहीं, फैसला किया जाता है नहीं, फैसला किया गया है कि स्कूल को बंद किया जाएगा अगले 3 दिवस के लिए, क्योंकि पावर फेलियर, लाइट नहीं आ रही है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, इसलिए मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी। आप मेरे साथ में स्पीड को मैच कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो के स्पीड को आप थोड़ा स्लो कर लीजिए और फिर देख लीजिएगा। यू शुड ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्रेश फ्रूट। अगर आप चर्चा करेंगे यहाँ पर एक्टिव वॉइस में क्या आ रहा है? शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इफ यू आर गोइंग टू मेक द पैसिव वॉइस यू नीड टू चेंज फर्स्ट फॉर्म इनटू द बी एंड देयर आफ्टर यू शुड अप्लाई V3। अब देख लीजिए, आपको करना क्या है? शुड का शुड भी होना चाहिए, शुड बी, यहाँ पे केवल शुड है, यहाँ पे शुड बी है, ये कैंसिल हो गया, केवल शुड है। यहाँ पे शुड बी के साथ में फर्स्ट फॉर्म है, ये कैंसिल हो गया। शुड बी के साथ में सेकंड फॉर्म है, ये कैंसिल हो गया। शुड बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। 54 पर आ जाइए। 54 अगेन एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेट करता है। देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विल बी, तो क्वेश्चन भी विल में ही होना चाहिए। यहाँ वाज आ रहा है, यहाँ इज आ रहा है, यहाँ हैड आ रहा है, तीनों कैंसिल। क्यों? फॉर्मूला देखिए, एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास में विल शैल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपके पास में क्या आता है बेटा? विल शैल के साथ में बी, और फिर क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमारे पास में आता है। तो देखिए, विल शैल बी, ये रही थर्ड फॉर्म। आपको किस में जाना है? एक्टिव वॉइस में। एक बच्चा बोल रहा था सर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए एक्टिव पैसिव का। बेटा इतने सारे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो जो मैं करा रहा हूँ उनके नीचे मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, आप उसको एक बार कॉपी में नोट करते जाइए, आपको वहीं से कवर हो जाएगा। क्यों इतना पढ़ोगे यार एक्टिव पैसिव में? इतने ओवर फॉर्मूले क्यों पढ़ोगे? जो जो आ रहे हैं डेडिकेटेड वो देख लीजिए ना, उसमें से कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा बेटा। मैं जितना डेटा कराऊंगा अगर उतना ही वीडियो आप कर लेते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। पहले तो उतना ही वीडियो आप कर लो, है ना, उसी से हो जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा।
55 पर देखिए 55 क्या कह रहा है और 55 में किस तरीके से कंटेंट को हम लोगों को चेक करना है। देखिए इट एक प्रोनाउन है तो इससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, तो बी वाले पॉइंट से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता भैया, कहीं पे भी शुरू नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए इन मार्केटिंग सोशल मीडिया, अच्छा इज अ क्विक इजी मीन्स, तो देखिए सबसे पहले सोशल मीडिया के बारे में बताया जा रहा है कि मार्केटिंग के अंदर ये क्या है, बहुत आसान और तेज तरीका है। लेकिन इससे पहले इसके बारे में चर्चा जरूर की गई होगी, क्या ये तरीका कैसा है। तो देखिए सोशल मीडिया हैज लॉन्ग बीन रिगार्डिंग एज द मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पीपल विया इंस्टेंट मैसेज एंड ब्लॉगिंग। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों से तत्काल बातचीत कर सकते हैं और तेजी से बातचीत कर सकते हैं। सी से सेंटेंस शुरू होगा, फिर आएगा बी, इट wasn't until a few years ago that the people began to perceive social media as a marketing tool। ये कुछ ही समय पहले की बात है कि अभी कुछ ही समय हुआ होगा कि सोशल मीडिया को मार्केटिंग टूल की तरह देखा जा रहा है। अब आ गया डी, इन मार्केटिंग सोशल मीडिया इज क्विक इजी एंड मीन्स टू शेयर द कंपनीज इंफॉर्मेशन सच एज एडवर्टीजमेंट एंड प्रोडक्ट और द सर्विसेज अवेलेबल टू द कस्टमर। बोला गया है सोशल मीडिया एक तेज माध्यम होता है जिससे हम कंपनी की इन्फॉर्मेशन की जानकारी दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की जानकारी दे सकते हैं और सर्विस की जानकारी दे सकते हैं। अब बचा फोर्थ, टारगेटिंग एडवर्टीजमेंट इज प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल मीडिया मार्केट। और अब क्या हो गया, आजकल एडवर्टाइजमेंट ऐसा हो गया, टारगेट एडवर्टाइजमेंट हो गया है। ठीक है, सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ 56 पर। 56 में क्या बताना है बेटा, डायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। ठीक है, सेंटेंस किस में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, आपको बनाना है उसको डायरेक्ट स्पीच में। द जज कमांडेड देम, जज ने उनको आदेश दिया। ठीक है, तो देखिए जज आदेश देगा, कभी भी किसी से प्रार्थना तो करेगा नहीं। देखिए द फर्स्ट विटनेस वाज कमांडेड टू कम इन, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत है। प्लीडेड मतलब निवेदन करना, ये नहीं करेगा जज। द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस, ऐसा नहीं। आपको देखना है क्या बनाना है, डायरेक्ट नरेशन बनाना है। भैया इन्वर्टेड कॉमा किस में लगा हुआ वो देखो, एक इन्वर्टेड कॉमा इसमें लगा था फोर्थ वाले में, एक सेकंड वाले में लगा था। सेकंड वाला गलत क्यों हो गया, क्योंकि प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, जज रिक्वेस्ट थोड़ी ना करेगा, ये तो कैंसिल हो गया। इनमें तो इन्वर्टेड कॉमा था ही नहीं, एक फोर्थ वाले में इन्वर्टेड कॉमा है, तो क्या हो जाएगा, कॉल द विटनेस सेड द जज, जज ने कहा विटनेस को बुलाओ। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 56, और 56 को कैसे डील करना है उसको, सॉरी 57 को कैसे डील करना है देख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस में शुरुआत में क्या होगा, देखिए यहाँ पे इट दिया हुआ है, प्रोनाउन से सेंटेंस कम शुरू होता है तो ए वाला ऑप्शन तो गया कैंसिल। यहाँ पर इट दिया हुआ है, डी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला भी हो गया कैंसिल। अब ये हमारे पास में बचा है सी वाला, ब्राजील हाउएवर, हाउएवर हालांकि। तो देखिए किसी में अगर हाउएवर आ जाए, है ना, या कॉन्सिक्वेंसली वर्ड आ जाए, या सेकेंडरी आ जाए, ऑन द सेकेंड हैंड वर्ड आ जाए, ये सेंटेंस की शुरुआत में थोड़ा कम आते हैं। ये क्या आते हैं, थोड़ा कम आते हैं। अगर मैं देखूं, द फर्स्ट ब्रेल स्टैम्प्स वर पब्लिश इन कनाडा पोस्ट टू इन 2008, 2008 के अंदर कनाडा के अंदर ब्रेल स्टैम्प्स का निर्माण हुआ था, पब्लिश हुए थे। तो मैं सेंटेंस की शुरुआत बी से मान लेता हूं, तो बी फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद में क्या जाएगा, बी के बाद में डी देखते हैं। इट फ्यूचर्ड, कौन किसने फ्यूचर किया है, कनाडा पोस्ट ने। ठीक है, ये ब्रेल स्टैम्प्स ने फ्यूचर किया है। इट फ्यूचर्ड अ येलो लैब्राडोर रिट्रीवर गाइड डॉग्स, अ स्पीसीज दैट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू असिस्ट द ब्लाइंड। देखिए अब यहाँ पे दृष्टिबाधित लोगों की बात हो रही है, ब्लाइंड पर्सन्स की बात हो रही है, उनकी सहायता के लिए ब्रेल पोस्ट का पब्लिश किया गया, सॉरी ब्रेल स्टैम्प्स का पब्लिश किया गया। इसके साथ में उनको एक लैब्राडोर जो डॉग की प्रजाति होती है वो भी मुहैया कराई गई। वो डॉग उनको हेल्प करेगा, चलने फिरने में, मूवमेंट में उनकी मदद करेगा, एक डॉग असिस्टेंट की तरह काम करेगा। तो सी के बी के बाद में क्या आ गया, डी। अब आएगा सी, ब्राज़ील however purchased the first raised dot braille stamps in the world 1947। और भैया 1947 के अंदर पहला ब्रेल स्टैम्प्स किसने परचेज किया था भैया, ब्राज़ील ने परचेज किया था। अब आ जाएगा फोर्थ, इट मार्क द 5th वर्ल्ड काउंसिल ऑफ द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड इन शाओ पोलो। शाओ पोलो के अंदर हम लोग 5वीं विश्व काउंसिल वेलफेयर का आयोजन किया है। ठीक है, माना है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। 58 पर आइए बेटा, अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जिससे मेरे को और एनकरेजमेंट हो और मैं और एनर्जी के साथ में पढ़ा सकूं मैं, और आपके लिए डेटा कलेक्ट कर सकूं। जब रिस्पॉन्स आता है,
देखिए भाई सीधी सी बात है, अगर आप हमको अगर रिस्पॉन्स देंगे तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी आपको रिस्पॉन्स करें, बात बराबर की होनी चाहिए। आप वहाँ से कमेंट कीजिए, कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं यहाँ आपके डाउट सॉल्विंग के लिए ही हूँ, ठीक है। और भी कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कभी कभार मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ बच्चों का, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए करें। नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, देख लेंगे आप लोग। एक्टिव पैसिव वॉइस पे चर्चा करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज़ बेटा रट लीजिए जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको, अगर आप इसको नहीं रट पाए ना तो फिर रहने दीजिए भैया, फिर स्टेनो में मत जाइए। क्यों, जब आप इंपॉर्टेंट ही याद नहीं कर पाओगे तो फिर क्या याद करोगे बेटा। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोज चिल्ला रहा हूँ, प्लीज़ बेटा याद करिए, आप प्लीज़ याद करिए, रिक्वेस्ट है बेटा आपसे। तो देखिए ध्यान से, सेकंड फॉर्म आ रहा है, वाज वर्ग किस में बदलता है, थर्ड फॉर्म में, ये पूरा फॉर्मूला मैंने बता दिया है। यहाँ पे वाज आ रहा है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्लियर। आई वॉज गिवन दिस बुक बाय माई टीचर, माई टीचर अभी क्या हो गया, सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट लास्ट में आता है, और यहाँ पे आई एज ए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ये जो दिस बुक है हमारे पास में, ये अदर वर्ड के रूप में आ सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, माई टीचर कहाँ गया, दिस बुक आ रहा है, कैंसल। फिर क्या आ रहा है हमारे पास में, माई इंग्लिश टीचर, ये ठीक है, माई इंग्लिश टीचर ये ठीक है, दिस बुक गिवन ये भी कैंसिल करिए। अब उसके बाद में मेरे को माई इंग्लिश टीचर के बाद में चाहिए मुझे वाज या वर, यहाँ पे वाज आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रहा है। एक मिनट, एक्चुअली वाज या वर, तो ये तो पेसिव वॉइस बनाया ना ऑलरेडी, ये नहीं चाहिए मुझे, बनाना है एक्टिव वॉइस। तो माई फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है ना, यही तो चाहिए थी मेरे को, हो गया आंसर मेरा, ठीक है। तो सर ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये अदर वर्ड था, ये जो दिस बुक था ना बेटा, ये अदर वर्ड के रूप में था। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। 59 पर आते हैं, 59 क्या बोलता है, 59 का एक सबसे आसान तरीका बताऊं मैं, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर कभी भी आपके पास में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आए तो उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है, मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, सो रहे हो, सर का वीडियो सोते सोते ही देख रहे होगे, कई बच्चे तो रजाई में दुबके होंगे, ऐसे देख रहे होंगे वीडियो को बेटा क्या होगा तुम लोगों का, कैसे नैया पार होगी बेटा, सोते सोते पढ़ रहे हो तुम लोग हैं। ठीक है चलो पढ़ो, सिलेक्शन होता है, पढ़ो, दिन भर पढ़ते हैं लाइब्रेरी के अंदर बैठे बैठे, थक जाते हैं यार बच्चे, हम भी थक जाते हैं लाइब्रेरी में बैठे बैठे, 8 घंटे बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी करना होता है, करते हैं हम। देखिए व्हाट आ रहा है, और अगर ये सेंटेंस के, देखिए सेंटेंस की अगर शुरुआत हो तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और अगर सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसके तुरंत बाद में आपको सब्जेक्ट अप्लाई करना है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये गलत है। क्वेश्चन वर्ड के बाद में माई नेम हैज़ बीन आ रहा है, और देखो ये पास्ट टेंस चल रहा है तो आगे पास्ट टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस आ रहा है, गलत है। व्हाट माई नेम वाज, ये सही होगा क्योंकि माई नेम एज अ सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, ये गलत पोर्शन है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर, क्लियर। 60 पर आइए, 60 क्या कह रहा है, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, एंड नीड अ चेयर टू सिट, मैं थका हुआ हूँ और मेरे को रेस्ट करने के लिए एक चेयर चाहिए। तो टू सिट, देखिए ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पे प्रपोजिशन का प्रॉपर यूज करना है, किसका यूज करना है, प्रपोजिशन से रिलेटेड है। जब आप चेयर के ऊपर बैठते हैं तो आप क्या करते हो, सिट ऑन द चेयर, क्या बोलते हैं, सिट ऑन द चेयर, कि सिट फॉर द चेयर गलत है, सिट बाय द चेयर नहीं होगा, सिट विद द चेयर नहीं, सिट ऑन द चेयर। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर, क्लियर। नाउ कम्स टू द 61, इफ यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 61 विच इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे क्या दिया हुआ, रिक्वेस्ट वाला पार्ट दिया हुआ है, तो डोंट बी सो कंफ्यूज। अगर रिक्वेस्ट कभी भी आता है तो वो हमेशा बदलता है प्लीज में, रिक्वेस्ट कभी भी आता है तो प्लीज में, देखो यहाँ कहीं प्लीज वर्ड लगा है क्या, नहीं, ये कैंसिल करिए। यहाँ पे वेट हेयर टिल आई रिटर्न प्लीज, चलिए इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये अलग से, ये क्या आ रहा है इसके अंदर, ऑप्टेटिव मार्क, ऐसा तो कोई चर्चा ही नहीं है ऊपर, ये छोड़िए। उसके बाद में देखिए नंबर 4, टिल ही रिटर्न्स प्लीज वेट हेयर, नहीं ये भी नहीं, आपको कहना चाहिए ही सेड टू, सेट टू को हमने किस में बदला था, रिक्वेस्टेड में, हिम, इन्वर्टेड कॉमा को बदला टू के अंदर हमने। फिर ये जो प्लीज हट जाता है, जब रिक्वेस्टेड वर्ड आ जाता है तो क्या हट जाता है, प्लीज हट जाता है, वेट हेयर टिल आई रिटर्न, ये देखिए रिटर्न फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या बन गई, ये सेकंड फॉर्म बन गई।
सो माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? आप पहले बेटा किसी भी चैनल पर कहीं पर भी जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, फिर इसको सॉल्व करिए करें मेरे संग में। 62 पर आ जाइए। 62 क्या कह रहा है? द ट्रेनी परफॉर्म द टास्क वाज एक्सट्रीम इजी। तो देखिए कोई काम क्या बहुत ज़्यादा आसान हो, बहुत आसान काम हो, है ना। एक्सट्रीम इज का मतलब क्या था? बहुत आसान कार्य। तो देखिए ईडियम बताना है। क्या बताना है? ईडियम। तो अब पीस ऑफ केक, ये पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान कार्य, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। स्वान सॉन्ग का मीनिंग क्या होता है? किसी के मतलब किसी का अंतिम गीत हो, किसी के जीवन होगा, लीला समाप्त हो गई हो और कोई अंतिम गीत गाया जा रहा है उसके ऊपर, तो स्वान सॉन्ग होता है। कॉल इट अ डे का मतलब क्या था? स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। ठीक है, कॉल इट अ डे, ये कई बार आ चुका है। कॉल इट अ डे बहुत बार रिपीट हुआ है, अच्छे से याद करिए। एट 11 आवर का मतलब क्या था? लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट पर मेरे को अपना क्वेश्चन का आंसर याद आ गया, बस 30 सेकंड बचे थे और 30 सेकंड के अंदर ही आपने वहां पे तुरंत ही कम से कम जीके के पोर्शन में आपने 4-5 टिक लगा दिए 30 सेकंड के अंदर, और वो आपके सही भी निकल गए। तो क्या हो जाएगा? एट द 11th आवर। ऐसा हो नहीं पाता भाई साहब, जीके रुला लेता है। सब रो रहे हैं जीके के अंदर, पूरा हिंदुस्तान जीके जीएस से रो रहा है बेटा, क्या करें, पेपर ही ऐसा है गवर्नमेंट का। इट इज़ टू गुड एंड डैश रियल। आप लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ा है, कंपटीशन में भी पढ़ा है, 2-2 का ग्रुप होता है। तो देखिए ये नहीं होगा, वेरी गुड बट, टू गुड बट नहीं, क्या होगा? टू गुड टू बी रियल। ठीक है, सो ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? ये ग्रुप है बेटा, 2-2 का कंजंक्शन है। अब बोला गया है पैसिव वॉइस बनाना है। लुक एट द क्लॉक। लुक हो गया आपके पास में मेन वर्ब, एट हो गया प्रपोजिशन, द क्लॉक हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं। ये एक एज्यूम्ड स्ट्रक्चर है, हालांकि इंग्लिश में इस तरह का फॉर्मूला बनता नहीं है, लेकिन मैं बना देता हूँ। एक्टिव वॉइस वाला ऐसा कहीं बना के नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक मिनट, क्या हो जाएगा? बी और फिर देन आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए, लेट लगाया सर, लेट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्लॉक, क्लॉक हो गया। अब चाहिए बी सर, बी आ गया। थर्ड फॉर्म आ गई, लुक की थर्ड फॉर्म हो गई लुक्ड। और एक चीज, जरूरी चीज, अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के बाद प्रपोजिशन हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय वो प्रपोजिशन साथ में ही रहता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। बाकी अगर आप चेक करोगे, अगर खुद से भी एक बार चेक करोगे, फॉर्मूले को मैच करोगे, तो आपको आंसर गलत मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। चलिए 65 पर आते हैं। लो काउंट ऑफ द सेल डिस्पाइट द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ द सेल एग्जीक्यूटिव हैज पुट हर टीम इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू एस्केप। यानी कठिन परिस्थिति जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो, कठिन परिस्थिति जिससे निकलना बहुत मुश्किल। राइट ऑफ द रेट का मतलब क्या था? तुरंत, इंस्टेंट, तत्काल, इमीडिएटली। कट टू द चेस का मतलब क्या होता है? सीधे मुद्दे की बात करना, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आना, मुद्दे की बात करना। ठीक है, फिर उसके बाद में बरी द हैचेट, इसका मतलब क्या होता है? फॉरगेट, फॉरगेट फाइट, झगड़े को भूल जाना, लड़ाई को भूल जाना, पुरानी कोई झगड़े को भूल जाना। तो मेरे को ऐसी याद है, फॉरगेट फाइट, यानी मतभेद भुला देना। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या था? कठिन परिस्थिति में। इन प्रॉब्लम, क्या होता है? इन प्रॉब्लम। तो भैया वो कैसा है? इतनी कठिन परिस्थिति में, डिफिकल्ट सिचुएशन में जहां से बचना मुश्किल है, टाइट कॉर्नर। ठीक है, ऐसा कॉर्नर है चारों तरफ से घिर गया है, आप कहीं पे छुप गए हो उस कॉर्नर के अंदर, तो वो टाइट कॉर्नर बन गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66। अब देखिए यहां से जितना भी आएगा वो सारा का सारा आएगा क्लोज पैसेज का और अनसीन का। तो मेरे साथ में बने रहिए, अभी हम फ्री होते हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पहले तो बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। हैव हटा दीजिए, एंड हटा दीजिए। अच्छा, हैड और हैज़ में से फैसला लेना है, तो अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ूं तब मेरे को समझ में आएगा कि प्रेजेंट में चल रहा है कि पास्ट में चल रहा है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परसिस्टेंस ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ URLs for the external third party internet website referred to in a publication and guarantees that anyone content on such is। देखिए is आ रहा है, is का मतलब क्या? ये प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे देखिए will आ रहा है, तो ये प्रेजेंट फॉर्मेशन में ही जाएगा। ठीक है, ये हमको मिल गया कि सेंटेंस किस में आना चाहिए? प्रेजेंट फॉर्मेशन में। हैड नहीं आएगा, तो आवर फाइनल आंसर इज हैज। ठीक है, अब उसके बाद में देखेंगे हम लोग, फिर क्या बोला गया है? और द थर्ड पार्टी इंटरनेट रेफर्ड इन
डैश पब्लिकेशन। अब देखिए ये जो थर्ड पार्टी है वो किससे रेफर की जाएगी, इस पब्लिकेशन में, इन दिस पब्लिकेशन। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। एंड क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है ना, एंड डैश नॉट गारंटी दैट एनी कंटेंट ऑफ सच वेबसाइट इज और विल रिमेन एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट। देखिए कैम्ब्रिज प्रेस यूनिवर्सिटी ने लगातार यूआरएल में सुधार कर रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन की वजह से हमारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो वो वेबसाइट ये बोल रही है, कैम्ब्रिज वेबसाइट ये बोल रही है कि हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि जो कंटेंट है वेबसाइट के ऊपर वो बिल्कुल एक्यूरेट हो या अप्रोप्रिएट हो अगर थर्ड पार्टी के द्वारा लिया जा रहा है। तो ये जो बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोल रही है। और जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोल रही है तो इसका मतलब क्या है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डू नॉट नहीं होगा, हैव नॉट नहीं होगा, डिड नॉट पास्ट टेंस में तो होगा नहीं, डज नॉट होगा। ठीक है, सो अवर फाइनल आंसर इज डज नॉट। लेट्स सी नेक्स्ट वन। गारंटीड दैट द एनी वन ऑफ द कंटेंट, यहां तक तो हो गया। अब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, जल्दी बताइए। इंफॉर्मेशन डैश प्राइजेस। अब इंफॉर्मेशन क्या हो, प्राइजेस के संबंधित हो। ट्रेवल टाइम टेबल एंड अदर फैक्चुअल डैश गिवन इन दिस प्रोजेक्ट इज करेक्ट एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग। तो देखिए ऑब्स्ट्रक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज में रुकावट लगाना, हर्डल। तो हर्डल की तो चर्चा ही नहीं है। ठीक है, कंसर्ट का मतलब क्या होता है, उससे संबंधित, है ना, तो ये भी नहीं, ये नहीं होगा अपना। अभी रिलेटेड पास्ट टेंस आ रहा है, नहीं, रिगार्डिंग, उसके संबंधित, ये ज्यादा सही बैठेगा, कंसर्न नहीं होगा। रिगार्डिंग प्राइजेस, किसके संबंध में, प्राइजेस के संबंध में। और फिर क्या हो जाएगा, फैक्चुअल से चेक करेंगे, फैक्चुअल डैश इज गिवन दिस वर्क इज करेक्ट एट द फर्स्ट टाइम प्रिंट। तो देखिए भैया फैक्चुअल क्या हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पे ओपिनियंस है तो ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लगा हुआ, इज लगा हुआ है, तो ये प्लूरल वैल्यू गलत हो जाएगी। फैक्चुअल मटेरियल नहीं होता। इलिस्ट्रेशन का मतलब भ्रम होता है, भ्रम की स्थिति, डाउटफुल सिचुएशन, यही होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इंफॉर्मेशन। क्लियर। नाउ कम्स टू द 71, और 71 पे चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है 71 से। तो पहले देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, कौन सी वैल्यू है, प्रेजेंट टेंस की है। एगो मतलब पास्ट टेंस, हटाइए। यस्टरडे मतलब पास्ट टेंस। इन फ्यूचर अगर विल शैल होता तो इन फ्यूचर करते, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की सिचुएशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। अब मैं पढ़ता हूँ। टुडे देयर आर न्यूमरस प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर कस्टमर टू सेलेक्ट फ्रॉम वेदर दे आर यूजिंग द फिजिकल स्टोर और डैश ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। कुल कुल मिला के शॉपिंग की बात हो रही है। एक ऑनलाइन शॉपिंग होती है, एक ऑफलाइन शॉपिंग होती है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो अब आजकल क्या बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो ऑफलाइन पे नहीं मिल पा रहे, अब तो ऑनलाइन पे अवेलेबल है। दुनिया में कहीं से भी प्रोडक्ट को खरीदिए। अब आर्टिकल का यूज़ बताया गया है इसमें अंदर, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर आ से लेके अंघा तक आता है तो हम यूज़ करते हैं एन का, वहीं पर अगर का से लेके ज्ञा तक आ जाए तो हम यूज़ करते हैं ए का। तो देखिए डैश ऑनलाइन, किसकी आवाज आ रही है, ओ की आवाज आ रही है। जब ओ की आवाज आएगी तो आ से लेके अंघा तक आएगा, किसका यूज करेंगे आप, एन का यूज करेंगे। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट और ब्रांड हैज डैश ओन यूएसपी। हर प्रोडक्ट और हर ब्रांड की अपनी एक यूएसपी होती है, पैकेजिंग होती है, कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, मोर एज मार्केटिंग टैक्टिक्स, और उसकी मार्केटिंग टैक्टिक्स भी होती हैं। तो हैज़, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कभी भी देखो सब्जेक्ट के रूप में एवरी मिल जाए, एवरी प्रोडक्ट और एवरी ब्रांड, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको सिंगुलर का ही यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ सिंगुलर वर्ब है ना, तो इसका मतलब इसमें सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे। हैज़ इट्स ओन, हर प्रोडक्ट की, तो सिंगुलर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद में। इटसेल्फ टू द कस्टमर इन अ, एक मिनट, हाँ, टेक्टेड विच इट यूजेस टू द मार्केट इटसेल्फ टू द कस्टमर इन अ डैश मैनर। वो क्या करता है, हर कस्टमर के सामने अपनी स्ट्रेटजी को एक अलग तरीके से रखता है। मिनट मतलब कुछ ही समय का रखता है, नहीं। स्ट्रेंजली, अजनबी तरीके से बताता है, नहीं। साइलेंट, क्या शांत रह के एडवर्टाइजमेंट करेगा, नहीं। यूनिक यानी कोई विशिष्ट तरीका वो अपनाएगा, कोई स्पेशल तरीके से वो क्या करता है, अपनी मार्केटिंग करता है। Brands finds it dash challenging to engage customer as their attention spans are the dwindling as the acceleration rate। तो देखिए भैया ब्रांड्स को कभी कभी क्या होता है कि कंज्यूमर्स को भी इस तरीके की चीज़ों को देखने के बाद में इतनी चकाचौंध हो जाती है तो वो फैसला नहीं ले पाता विच वन इज़ राइट फॉर हिम। तो ऐसी स्थिति भी पैदा होती है। अब इसके लिए क्या बताया गया है, इट ब्रांड्स फाइंड, फाइंड तो वर्ब लग गई, अब वर्ब का चाहिए मेरे को एडवर्ब।
वर्ब का क्या चाहिए, क्वालिटी बताने के लिए क्या चाहिए मेरे को, एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब ढूंढो, आईएनजी लगा हुआ है, ये वर्ब है, कैंसिल करिए। इंक्रीज एक वर्ब है, कैंसिल करिए। ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म हो गई, कैंसिल करिए। एल वाई लगा हुआ है, एल वाई लगाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब। तो नंबर फोर्थ विल बी अवर फाइनल आंसर, इंक्रीजिंगली। क्लियर? लेट्स सी अनदर वन। अब देखिए एक और आ गया हमारे पास में क्लोज पैसेज, धड़ाधड़ करते जाइए मेरे साथ में सुपर स्पीड पर। मैनी ईयर्स एगो, कई वर्ष पहले, when the art of the stunting planet was, स्टंटिंग प्लांट प्लांट जानते हो, वो छोटी छोटी हाइट के रहते हैं ना, ऐसे बोने बोने से प्लानेट रहते हैं, छोटे छोटे से, ऐसे वाले प्लानेट। क्वाइट अनहियर्ड ऑफ डैश इन रिमोट एरिया ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत के अंदर कई सारे ऐसे एरिया, रिमोट एरिया, दूर दराज एरिया हैं जहाँ पर वो बोने प्लानेट्स हैं, उनके बारे में, छोटे प्लांट है उनके बारे में थोड़ी सी कम जानकारी है। अनहियर्ड ऑफ डैश इन एरिया। अब ये किसने है, अब इस स्टोरी को हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। बुद्धिस्ट मॉन्क इज इन आइसोलेटेड मोनेस्ट्री इन तिब्बत, स्टंट ट्रीज लाइक ओक, ऑरेंज ट्रीज, पीपल एटसेट्रा वाचिंग विद। अच्छा ठीक है भैया, तो बन जाएगा भैया। देखिए अगर आप देखें कि भारत के अंदर जो छोटे छोटे हाइट के पेड़ होते हैं उनका चलन थोड़ा कम है। एक्सेप्ट क्या आ जाएगा इसके अंदर, एक्सेप्ट छोड़कर। देखिए ऑलवेज मतलब हमेशा, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पार्ट होना यानी अंश होना। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, क्या हो जाएगा, को छोड़कर। और एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, होप। इसका मतलब होता है को छोड़कर। अब मुझको ऑप्शन नंबर 2 ही चाहिए। ठीक है, दूर दराज एरियो को छोड़कर लोगों को इस तरह के प्लांटों के बारे में जानकारी क्वाइट अनहियर्ड, कम सुना है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन आइसोलेटेड मोनेस्ट्री इन तिब्बत, स्टन ट्री लाइक ओक, ऑरेंज ट्री, पीपल ट्री एक्सेट्रा वाचिंग विद डैश। अब देखिए अगर बौद्ध मॉन्क्स की बात की जाए तो उनके जो बौद्ध मठ होते हैं उधर पे भी ये पेड़ पौधे कुछ लगे रहते हैं। तो ये उधर पे किस तरह से रूप में देखे जाते हैं, एक्साइटमेंट के रूप में देखे जाते हैं। कैसे देखे जाते हैं, एक्साइटमेंट के रूप में देखे जाते हैं। क्या इंटरटेनमेंट के रूप में देखा जाता है पेड़ों को, नहीं। एनकरेजमेंट साहस के रूप में देखा जाता है, नहीं। एम्बेरसमेंट मतलब मतलब काफ़ी शर्मी से देखा जाता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी, एक्साइटमेंट की नज़रों से देखा जाता है। द ट्री स्टिल फ्लावरिंग, छोटी हाइट होती है तो भी क्या करते हैं, पेड़ों के अंदर फूल आ रहे हैं, फ्लावरिंग एंड डैश फ्रूट्स रिगार्डलेस ऑफ दिस डिफॉर्मिटी। और उनके अंदर फल भी आ रहे हैं। एंडिंग मतलब समाप्त होना, लॉसिंग मतलब नुकसान होना, राइजिंग मतलब उत्पन्न होना, बियरिंग, बियरिंग का मतलब क्या होता है, जन्म लेना या बर्दाश्त करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फलों का जन्म हो रहा है। ठीक है, वो भी आ रहे हैं। डिफॉर्मिटी, सिंस द ट्री लुक्ड सो आर्टिस्टिक। अब कुछ लोग क्या मानते हैं, उसको डिफॉर्मिटी भी मान सकते हैं कि इतना बड़ा पेड़ है ना, और इतनी सी हाइट रह गई। अब मान लो आम का पेड़ बड़ा होता है, सब बड़ा सा होता है, अब वो इतना सा रह गया आम का पेड़ और उस पर फल लटक रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे, यार इसको कुछ बीमारी मारी है, ये बड़ा नहीं पेड़। लेकिन ये क्या होता है, एक आर्टिस्टिक है। कैसा है, आर्टिस्टिक, कलाकारी का काम है। और ये कैसे लगते हैं, आर्टिस्टिक, फ्रूटफुल नहीं, खुशी का मामला नहीं, नुकसानदायक नहीं, ये तो सुंदरता का मामला है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। द आर्ट वाज लर्न बाय द सम चाइनीज मॉन्क, कुछ चाइनीज मॉन्क के द्वारा इस आर्ट को सीखा गया। हु टॉट बॉन्शाई मेकिंग, इन पौधों को क्या बोलते हैं, बॉन्शाई। मेकिंग एन आर्ट दैट बिकेम मोस्ट शॉर्ट आफ्टर, शॉर्ट आफ्टर मतलब ध्यान रखेंगे, सीक आफ्टर। ये जो सीक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, और इसके साथ में जो प्रपोजिशन आता है ना, हमेशा आफ्टर का यूज किया जाता है। ये आ गया आपका आफ्टर। एक मिनट पढ़ाने दीजिए महाराज, बैक में आ जाइए, बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, समय के हिसाब से पढ़ाने दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। तो भैया चाइनीज लोगों ने इनको कला को सीख लिया और वो आगे बढ़ गए, उनकी ज़्यादा डिमांड है। चलिए अब 81 पर आ जाइए। अब 81 क्या कह रहा है, ट्रीज आर वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ नेचर। ट्रीज क्या है, प्रकृति का एक गिफ्ट है। विच आर ऑफ ग्रेट डैश फॉर ऑल लिविंग बींग्स एंड एनवायरमेंट, जो सभी लिविंग बींग और एनवायरमेंट के लिए क्या होगा, क्या रिनोवेशन, नया करेगा, नवीनीकरण होगा, रेवोल्यूशन, क्रांति होगी पेड़ों की, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होगा, नहीं। इंपॉर्टेंस, महत्व की बात है सभी लोगों के लिए। ठीक है, कैसी बात है बेटा, वो महत्व की बात है सभी लोगों के लिए।
क्लियर? ओके, लेट्स सी अनदर वन। 82 पर आ जाते हैं। दे हैव डैश benefit to living beings providing natural herbs vegetable fruits wood timber etc। भैया इतनी सारी चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या उनके कम फायदे हैं? नहीं। लेस नहीं है। माइनर छोटे फायदे हैं? नहीं। एक्यूट जरा से इतू सा फायदा है? नहीं। एम्पल है अधिक। एम्पल का मतलब क्या होता है? अधिक। उनके इतने सारे फायदे हैं। ठीक है। ट्रीज आर द डैश। ट्रीज आर द डैश। अरे यार कीड़े आने लगते हैं मेरे यहाँ पर बहुत सारे। गेट खुला रहता है ना जहाँ मैं रिकॉर्ड करता हूँ। चलो ठीक है, बाद में देखूंगा आपसे। ट्रीज आर द डैश ऑफ द मैनी बर्ड्स एंड इंसेक्ट। जो पेड़ होते हैं वो कई सारे पक्षियों का और कीट पतंगों का, छोटे छोटे इंसेक्ट का और बर्ड्स का क्या होते हैं? घर होते हैं। तो वो उनके लिए क्या होते हैं? रिफ्यूजी, शरणार्थ नहीं। असाइलम कोई पागल खाना होता है। टेरन इलाका होता है? नहीं। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब क्या है? उनके लिए घर होते हैं, छुपने छुपने की जगह होते हैं। दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज द, उनको क्या माना जाता है? दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज द डैश पार्ट ऑफ द एटमोसफियर। वो क्या होता है? अपने विच हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। हमारे वातावरण का पेड़ पौधे क्या है? मुख्य अंग है भैया, बहुत जरूरी तत्व हैं। तो सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? सतही, यानी ऊपर ऊपर। तो ऊपर ऊपर का तो अंग है नहीं है। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ अंग होना। ठीक है। पेटी का मतलब जरा सा होता है, यानी तुच्छ। और इंट्रीगल मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। कंजर्विंग ट्रीज एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू द प्लांट ट्रीज विल सेव द एटमोसफेयर। अगर हम पौधों को बचाते हैं, पौधों को बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट और एटमोसफेयर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। और डिप्लीशन, अब डिप्लीशन हो किसका रहा है? ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है। एंड डैश सर्वाइवल फॉर ऑल नॉर्म्स ऑफ द अर्थ। और हम क्या करते हैं? पृथ्वी के ऊपर जितने भी रहने वाले जीव जंतु हैं, सबके सर्वाइवल, उन सबको बचाने का कारण बनते हैं। पेड़ पौधे क्या बनते हैं? सबके बचाने का कारण बनते हैं। क्या शरण का कारण बनते हैं? नहीं। प्रिटेंड मतलब बहाने का कारण बनते हैं? नहीं। रिब्यूक मतलब डांटना, इसका कारण बनते हैं? नहीं। एंश्योर वो पक्का करते हैं कि वातावरण हमेशा शुद्ध रहे। क्लियर? ओके, now comes to the, okay, oh. Now it is the time to go for the unseen passage. Just read it and let me take water. मैं 3 गिनूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट करेंगे। चलिए मैं छिप जाता हूं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलिए स्टार्ट करूंगा मैं। An important skill all need to learn in my opinion is not to have preconceived notion about anything। preconceived notion about anything का मतलब क्या होता है? पहले से ही दिमाग के अंदर कोई पूर्व धारणा बना लेना किसी मामले के अंदर। ठीक है। और ये हमको पहले से समझना चाहिए कि हम कोई भी घटना होने से पहले उसके बारे में ज़्यादा ना सोचने लगे। कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग की आदत होती है, तो इसके अंदर थोड़ा सा चर्चा होगी। Having said and I also know how difficult a thing it can be। मुझे खुद को मालूम है, कोई घटना होने से पहले उसके बारे में मैं इतना ज़्यादा सोच लेता हूँ, और उसको शांत, उस दिमाग को शांत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टू ड्रॉप द बर्डन ऑफ द प्री कन्विंस नोशन वी नीड टू अनलर्न अ फ्यू थिंग। हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा अगर हम इस पूर्व धारणाओं से बचना चाहते हैं। विच अगेन इज टफ थिंग्स टू डू, और ये हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है। वेरी अर्ली ऑन, अगर देखा जाए, सबसे पहले वी स्टार्ट क्रैमिंग। क्रैमिंग का मतलब होता है रटना। क्रैमिंग आवर ब्रेन विद आइडियाज एंड ओपिनियन। सबसे पहले हमारे अपने दिमाग को रटना चाहिए हमको, और आइडियाज के बारे में पता करना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा दिमाग के अंदर। दिस नोशन माइट हैव एंटर्ड योर माइंड फ्रॉम फैमिली। हो सकता है कि ये चीज़ें आपके परिवार से आपके पास आई हों, आपके पेरेंट्स से आई हों, आपकी सोसाइटी से आई हों। सम ऑफ द बुक्स वी माइट हैव रीड, और कुछ किताबें जो हम पढ़ते हैं उससे भी आती हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, और आपसे गलती, वो आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आपसे कोई चीज़ टूट गई, घर में कोई चीज़ टूट गई, तो अब आप क्या करोगे? अरे मम्मी को पता चलेगा, मम्मी बहुत गुस्सा होंगी, पापा को पता चलेगा, बहुत गुस्सा होगा। छोटे भाई की कोई चीज़ टूट गई, अब वो आके मेरे से लड़ेगा। छोटी बहन की कोई चीज़ या बड़ी बहन की चीज़ आ गई, अब दीदी आके लेक्चर देंगी।
तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर 24 घंटे चलती रहती हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, और हमको समझना पड़ेगा, द फैक्ट दैट एवरीथिंग इन द लाइफ कीप्स चेंजिंग। हर चीज़ हमारे जीवन में बदलती है, एंड जस्ट कैन नॉट बी स्टिक टू समथिंग ओनली। हम हमेशा पुरानी याद में नहीं फंसे रहने वाले हैं, बिकॉज द थॉट माइट हैव एंटर्ड आवर ब्रेन ईयर्स एगो, क्योंकि कुछ समय पहले वो विचारधाराएं हमारे दिमाग में डाल दी गई थी। एंड आई ऑलवेज थॉट आइसक्रीम और द चिल्ड आइटम्स वर बैड फॉर द चिल्ड्रन हैविंग अ कोल्ड और अ रनी नोज। देखिए, बचपन में हमारे दिमाग के अंदर एक चीज़ डाल दी जाती है कि ठंडी चीज़ें खाने से हमको जुकाम हो जाता है। ठीक है, आइसक्रीम खाने से जुकाम हो जाएगा। हर पेरेंट्स यही बोलता है तुमको जुकाम हो जाएगा, आइसक्रीम मत खाओ। आई वॉज टेरिबली सरप्राइज वैन जीपी इन लंडन टोल्ड माई 4-year-old ग्रैंडसन विद अ कोल्ड टू गो अहेड एंड हैव अ पॉप्सिकल्स। भैया, कोल्ड चल रहा है, उसको सर्दी हो रही है, फिर भी वो क्या कर रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, ठंडी चीज़ों को खा रहा है, पॉप्सिकल्स ठंडी चीज़ों को खा रहा है। लेटर आई फाउंड, मुझे बाद में पता चला, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट आइसक्रीम और अ पॉप्सिकल्स कैन एग्रीवेट द कोल्ड। लेकिन जब उसने और स्टडी किया तो उसको ये पता चला कि इसका कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि आइसक्रीम खाने से जुकाम फैलता है या पॉप्सिकल खाने से हमारे का जुकाम बढ़ जाता है। ऐसा साइंटिफिक रिसर्च ने इस लेखक के टॉपिक में है ना। और हमको बचपन में भी दिमाग में ही बताया जाता है ना, मेरे को भी कई बार यही बताया गया था, छोटा था मैं, ये बोलते थे आइसक्रीम मत खाओ, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। लो भैया, नहीं खा रहे, फिर बाद में खुद ही ले आते, खानी भी पड़ती। देखो भैया, करेक्ट अकॉर्डिंग बताना है, करेक्ट सेंटेंस बताना है आप। अनलर्निंग प्री कंसेप्ट नोशन इज एन एफर्टलेस प्रोसेस। क्या पुरानी चीज़ों को, पूर्व धारणाओं को दिमाग में से मिटाना कोई आसान काम है? बिल्कुल नहीं है, बहुत कठिन काम है। साइंटिफिक रिसर्च हैज प्रूवन दैट आइसक्रीम वर्सन कोल्ड सिम्टम्स। क्या साइंटिफिक ने ये प्रूव कर दिया था कि आइसक्रीम से कोल्ड बढ़ता है? नहीं। फिर बोला गया है यहाँ पे, अनलर्निंग प्री कंज्यूम नोशन इज अ टफ थिंग। हाँ भैया, पुरानी पूर्व धारणाओं को दिमाग से मिटाना, जैसे आपसे कोई गलती हो गई, अरे मैंने ये पाप कर दिया, है ना। अगर आपने सत्य को अगर पहचान लिया, ठीक है, नहीं पहचान पाया, अगर कुछ गड़बड़ है, तो आप क्या बोल रहे हैं, अरे मेरे से पाप हो गया। तो ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर। द ऑथर ग्रैंडसन वाज एडवाइज टू कंज्यूम आइसक्रीम। क्या जो लेखक है उसके ग्रैंडसन को आइसक्रीम खाने की सलाह दी गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई थी, ये गलत। ठीक है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। 87 पर आइए, 87 क्या बोलता है? एग्रीवेट का मतलब होता है भड़काना। ठीक है, लेकिन यहां पर भड़काने का मतलब क्या निकलेगा? किसी चीज को बिगाड़ने से निकलेगा। आपको एंटेनिम बताना है। एलिविएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हल्का करना, यानी किसी चीज को कम करना या सुधारना। हल्का करना, इसको टलका मत पढ़ लेना, ये क्या लिखा हुआ है, हल्का लिखा हुआ है। अरे सोनू, कब सुधरेगा यार तू। हल्का करना। पेस्टर का मतलब क्या होता है? परेशान करना, किसी को क्या करना है, इरिटेट करना, परेशान करना। ठीक है, हैंड राइटिंग तो हमारी कभी नहीं सुधरने वाली। डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? डिवास्ट, है किसी चीज को क्या कर देना, नष्ट कर देना। एनीहिलेट का भी मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या कर देना, नष्ट कर देना, है ना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये भैया सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के ये। अभी क्या चाहिए? एग्रेवेट मतलब बिगाड़ना, और एलिवेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हल्का कर देना, बिगाड़ना ना करना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। चलिए 88 पर आइए। एप्रोप्रिएट थीम, पैसेज की सही थीम बतानी है। द रोल ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस का कोई रोल था इसके अंदर? नहीं भैया। द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीकिंग प्रोफेशन एडवाइस। प्रोफेशनल एडवाइस को बहुत ज़्यादा महत्व देना, ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर बताया नहीं गया। नीड फॉर द एविडेंस बेस्ड ऑन द डिसीजन मेकिंग। क्या डिसीजन मेकिंग के लिए हमको कुछ एविडेंस की ज़रूरत थी यहाँ पर? ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन बिलीव्स। इसमें पूर्व धारणाओं के बारे में चर्चा की गई थी, और उन्हीं का प्रभाव हमारे ऊपर अभी तक आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 89 पर आइए, 89 क्या बोलता है? 89 पे बोलना है, बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल बताना है इस पैसेज के लिए। तो देखिए, द पावर ऑफ माइंड, क्या दिमाग की ताकत के बारे में कोई चर्चा थी इसमें? नहीं भैया। एवोल्यूटिंग और सुपरस्टिशन, अंधविश्वास का एवोल्यूशन करना था? नहीं। चैलेंजिंग द थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस को चैलेंज करना था? नहीं। अनलर्निंग प्री कन्विंस नोशन, यानी पूर्व धारणाओं को दिमाग से मिटाने के लिए हमको प्रोसेस बताया गया था। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। क्लियर।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 90। अब भैया पैसेज का टोन बताना है, ये किस तरह के बहाव को बता रहा था। ह्यूमरस, क्या ये मजाकिया था, हास्यप्रद था, हास्यप्रद, मजाकिया, नहीं भैया मजाकिया तो नहीं था। रिफ्लेक्टिव यानी गहन विचार करना, किसी चीज पर बैठकर बहुत ज्यादा विचार करना होता है, गहन विचार करना। ह्यूमनिस्टिक मतलब मानवतावादी था ये, इसके अंदर कोई इंसानियत की बात कही गई है क्या। मानवतावादी कि गरीबों की सहायता करो, मानवों की मदद करो। सरकेस्टिज्म, इसमें कोई किसी के ऊपर टॉन्ट कसा गया है क्या, कोई टॉन्टबाजी की गई है क्या, या किसी का मजाक उड़ाया गया है क्या। व्यंग्यात्मक, ठीक है। ये क्या था, इसमें गहन विचार करने की बात थी, पूर्व धारणाओं पर विचार करने की बात थी। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल। ओके भैया, 90 तक हम पहुंच गए, अब 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो मेरे साथ में बने रहिए और मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं जल्दी जल्दी खींचता हूं उसको मैं, ठीक है। बी रेडी जवानों, शुरू हो जाइए। क्या लिखा हुआ है, द टर्म पर्सनलाइज्ड लर्निंग हैज बीन इन वोग। इन वोग का मतलब क्या होता है, फैशन में, चलन में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से व्यक्तिगत पढ़ाई या व्यक्तिगत लर्निंग क्या हो गई है, फैशन में आ गई। अर्लियर, इससे पहले, इट रेफर्ड 1-to-1 ट्यूटरिंग सिस्टम। इससे पहले क्या होता था, टीचर बैठेगा, स्टूडेंट बैठेगा और 1-to-1 स्टडी हो रही है। मोस्टली फॉर द प्रिविलेज, ये क्या होती थी, सुविधा होती थी बड़े लोगों के लिए। 1-to-1 अकेला टीचर आ रहा है, राजा को पढ़ा रहा है अकेले को बिठाल कर। टुडे इट्स रेफर टू लर्निंग दैट द प्रायोरिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। अब ये क्या सिस्टम हो गया, स्टूडेंट की जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा टीचर को ढलना पड़ेगा। uses flexible instructional practices in term of content pace material। देखिए अब क्या होता है, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, बच्चे का जब मन हो तब वीडियो ऑन करके पढ़ लेगा। अब ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे क्लास लग रही है तो सारे बच्चे 6 बजे पढ़ने जा रहे हैं, नहीं, जब मन है तब पढ़ेगा। स्पीड ज़्यादा हो रही है पढ़ने की तो स्पीड स्लो करके पढ़ लेगा। कंटेंट ऐसा बनाया जाता है कि बच्चा सेल्फ स्टडी कर सके। लर्निंग नीड नॉट बी लीनियर, लर्निंग को हमेशा एक ऐसी सीधी रेखा में नहीं चलना चाहिए। सम टाइम लर्नर में हैव टू टेक द स्टेप बैक एंड इफ इक्विप्ड विद द नेसेसरी स्केमेटा टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, कभी कभी उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा पीछे आना चाहिए, दोबारा से रिवीजन करना चाहिए, और कुछ इस तरीके से लहर में कठिनाइयाँ भी होनी चाहिए, आसान भी होना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए। द एंटायर लर्निंग प्रोसेस बिकम्स स्टूडेंट सेंट्रिक, अब पूरी जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो गया, स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया। एंड द स्टूडेंट आर एनकरेज टू डिज़ाइन देयर ओन लर्निंग पैथवे, और स्टूडेंट्स को भी एनकरेज किया जाता है कि भाई तुम कैसे पढ़ सकते हो, पढ़ो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अब देखो भैया ये और आ गया। एंड डेटा एनालिटिक्स प्लेज अ मेजर रोल इन ऑनलाइन एंड हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब भैया लर्निंग का नया रूल आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब टीचर हट जाएंगे भाई साहब, कुछ समय बाद में पता है क्या आएंगे, रोबोट आएंगे, फिर पढ़ना रोबोट के साथ में, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, वही पढ़ाएंगे। अब हम तो घर पे बैठेंगे। ग्लोबली HEI, अब भैया ये HEI क्या है, इसमें से देख लेना, हाइब्रिड लर्निंग है क्या, ये कुछ होगा। HEI आर इंट्रोडक्शन प्रोग्राम वेयर द AI प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म टू लर्न पर्सनलाइज लर्निंग। भैया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब बच्चा अपनी इच्छा से किसी भी AI प्लेटफॉर्म से पढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ मटेरियल इन वेरियस फॉर्मेट सूट डिफरेंट स्टूडेंट एंड मॉनिटर्स एसेस देयर प्रोग्रेस। अब टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी सुविधा हो गई है कि विभिन्न विभिन्न आयामों से, विभिन्न तरीकों से छात्र को क्या किया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है और उसकी प्रोग्रेस हो रही है। हाउएवर इट डज नॉट अंडरमाइन द टीचर रोल, कभी कभी क्या होता है इसमें टीचर का रोल भी नहीं होता। दे आर एरियाज सच एज द कम्युनिकेशन एंड कोलाबरेटिव स्पीक एंड द इमोशनल इंटेलिजेंसी विच रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन। अरे देखो, एक मिनट, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पर टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्किल, इंग्लिश बोली जा रही है, कैसे बोलना है एक रोबोट प्रॉपर नहीं बता सकता। कब इमोशंस लाने हैं, कब सुख होना है, कब दुख होना है, तो ये इमोशंस रोबोट नहीं डाल सकता है। देयरफॉर द रोल ऑफ टीचर इन द पर्सनल लर्निंग रिमेन्स एज इम्पॉर्टेंट एज इन इट्स ट्रेडिशनल लर्निंग। इसलिए शिक्षक की जो महत्वता है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। चलिए भैया, खुशी की बात आई है, खुशी की लहर आ गई है मेरे अंदर सुनकर ये। AI कैन नेवर रिप्लेस एजुकेटर, AI कभी भी एजुकेटर को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इट कैन ओनली एनहेंस, ये उसको बढ़ा सकती है उनके पढ़ाने के तरीकों को। सपोर्ट पर्सनलाइज लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग ऑटोमेटेड टास्क, असेसमेंट प्लेटफॉर्म एंड फीडबैक्स।
भैया असेसमेंट कर सकते हैं, आप बच्चों को होमवर्क दे सकते हो, चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे सॉल्व करवा सकते हो, आप ऑनलाइन पे जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आपको पेपर सॉल्व करवा रहे हैं ऐसे करा सकते हो। मैनी पैथ ऑफ स्टडी इमर्ज एंड ऑल अल्टीमेटली मर्ज विद द कैरिकुलम कॉमन लर्निंग। भैया तरीके कुछ भी हों, बहुत सारे स्टाइल हैं पढ़ाने के, बहुत सारे स्टाइल हैं पढ़ाने के, लेकिन डेटा हमारे पास में वही है। ठीक है, इतिहास हमारे पास में वही है, कोई अच्छे से पढ़ाता है, कोई गा के पढ़ाता है, कोई सो के पढ़ाता है, कोई कॉमेडी से पढ़ाता है। दस द पैटर्न ऑफ द एजुकेशन बिकम द स्टूडेंट सेंट्रिक, और ये डिपेंड करता है स्टूडेंट किस माहौल में बैठा हुआ है। गांव में बैठा बच्चा है तो टीचर गांव की लैंग्वेज में पढ़ाएगा, शहर में बच्चा बैठा है तो शहर की लैंग्वेज में पढ़ाएगा, घर पे है बच्चा तो टीचर घर की लैंग्वेज में पढ़ाएगा। Systematic change gives a new dimension of the teaching learning process where the teacher become the counseling and the teacher become a mentor। ठीक है, और स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू टेक द कंट्रोल देयर लर्निंग एंड बिकम ऑटोनोमस। भैया कुल मिला के टीचर और स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। आजकल स्टूडेंट के हिसाब से टीचर को पढ़ाना पड़ता है, जो डिमांड होगी स्टूडेंट की वही टीचर पूरा करेगा। ठीक है, 91 पर आ जाइए। एन अप्रोप्रिएट टाइटल, सही टाइटल बताना है। टेक्नोलॉजी फॉर्मेट टू एसेस स्टूडेंट इंटेलेक्ट, क्या टेक्नोलॉजी से हम बच्चे के दिमाग पे पहुंच पा रहे हैं? नहीं, पहुंच तो रहे हैं लेकिन वो मतलब इमोशंस कहाँ से लाओगे उसके अंदर। लेटेस्ट ट्रेंड कंटेंट, कोई लेटेस्ट ट्रेंड कंटेंट की बात हुई नहीं। पर्सनलाइज लर्निंग एम्स टू एट द टीचर्स स्ट्रेंथ, पर्सनलाइज लर्निंग में क्या टीचर की स्ट्रेंथ होती है? नहीं, उस पर तो स्टूडेंट खुद ही स्ट्रेंथ से पढ़ रहा है भाई। अब कई सारे यूट्यूब पे लेक्चर है, मैं अनोखा तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, कई सारे टीचर हैं। अब आपको जिसका टोन सेट हो जाए, जिस टीचर का पढ़ाने का स्टाइल सही समझ में आ जाए, आपको लगे कि भाई किस कहाँ पर कौन सा टीचर हमको अच्छा पढ़ा रहा है, किसका कंटेंट सही है, तो ये आपके खुद के फैसले हैं। अब स्टडी कैसी हो गई? स्टूडेंट सेंट्रिक पेडागोजी फॉस्टर लर्निंग ऑटोनॉमी। अब स्टूडेंट्स के हिसाब से हम लोग सिलेबस को बनाते हैं। पहले लो लेवल होगा, फिर मीडियम होगा, फिर हाई लेवल होगा, ऐसे करके सिलेबस बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? 92 पर आइए। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? एक सीधी रेखा में गमन करना, लगातार। क्या होता है? लगातार। क्या बताना है आपको? इसका सिनोनिम बताना। रैपिड का मतलब होता है फास्ट या तेज। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल। अच्छा, वेरिएबल मतलब कोई संख्या हो सकती है या बदलाव हो सकता है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है दुविधा, किसी चीज को लेके क्या हो? दुविधा हो, यानी कि डिलेमा हो। कैसी स्थिति हो? कैसी स्थिति हो हमारे पास में? डिलेमा की स्थिति हो। मैं दिल की सुनूं कि माँ की सुनूं, मैं दुविधा में हूँ। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? 93 पर आइए। 93 क्या बता रहा है? 93 में आपको क्या करना है? द पैसेज सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो पैसेज को प्रॉपर सपोर्ट करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड डेटा एनालिटिक एनहेंस द असेसमेंट प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये क्या करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस टीचर के प्रोसेस को बढ़ाता है, असेसमेंट प्लेटफॉर्म पे इतना इफेक्ट नहीं डालता है, डालता है लेकिन ज़्यादा नहीं है। फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस प्रायोरिटाइज टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम। हाँ, ये भी नहीं होगा प्रॉपर, ये बता नहीं रहा उसके अंदर, क्योंकि हमारे पैसेज के अंदर टीचर्स के बारे में ज़्यादा चर्चा हुई है। द पैटर्न ऑफ द एजुकेशन हैज़ बिकम द टीचर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक थोड़ी ना यार, स्टूडेंट सेंट्रिक बन गया पैटर्न। द रोल ऑफ द टीचर इन पर्सनलाइज लर्निंग रिमेन्स द सेम इन द ट्रेडिशनल लर्निंग। शिक्षक का जो पढ़ाने का प्रोसेस है, जो पहले था तब भी टीचर की रिक्वायरमेंट थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आने के बाद में भी टीचर की ही रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो टीचर इज अ नॉन रिप्लेसेबल, आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते हो टीचर को। भैया पैसेज का टोन कैसा था, उसकी कैसी लहर थी? ह्यूमरस, क्या मजाकिया थी? नहीं। सॉरोफुल, दुखद और सहानुभूतिपूर्ण थी? नहीं। आउटरेज, गुस्से से भरी हुई थी? नहीं। कैसी थी? सपोर्ट कर रही थी, प्रेजेंट और पास्ट को एनकरेज कर रही थी टीचरों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, बच्चों को पढ़ने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। 95 देखिए, बेस्ट समरी, आपके हिसाब से क्या बेस्ट समरी है इसके लिए? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बेस्ट समरी है। पर्सनलाइज लर्निंग इज टेलर टू द इंडिविजुअल नीड ऑफ ईच स्टूडेंट। देखिए, हर स्टूडेंट की एक अलग अलग आवश्यकता होती है। हो सकता है कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मुर्गे के साथ पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे चमगादड़ के साथ पढ़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस पे कौन किस तरीके से पढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ओ माय गॉड, एक और रह गया है। तो जवानों डटे रहो मैदान के अंदर। बस मैं H2O पी लूँ, मैं इस H2O को पी लेता हूँ, बस मैं अभी टाइम दो, अभी इसको निपटाता हूँ।
बस ये गाड़ी के अंदर पेट्रोल गया, अब गाड़ी चलेगी फोर्थ गियर में। एमा हैड ऑलवेज बीन अ ड्रिवन एंड एम्बिशियस स्टूडेंट। एमा हमेशा एक महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव लड़की थी। शी हैड अ पैशन फॉर साइंस, विज्ञान के अंदर उसके लिए उसको जुनून था, और मेडिसिन, दवाइयों के लिए। एंड हर ड्रीम वाज टू बिकम अ डॉक्टर, उसका ड्रीम था कि वो डॉक्टर बने। शी वर्क टायरलेसली थ्रू आउट हर कॉलेजेस ईयर, कॉलेज के ज़माने में वो लगातार काम करती थी बिना थके। स्टडिंग लॉन्ग आवर, लंबे समय तक पढ़ती थी। सेक्रीफाइसिंग हर सोशल लाइफ, अपने जो है सामाजिक जीवन का भी सेक्रीफाइस कर दिया था। इन परस्यूट ऑफ हर गोल, अपने गोल की प्राप्ति में। डिस्पाइट द चैलेंजेस, चैलेंजेस होने के बावजूद भी ईमा वाज डिटरमाइंड टू सक्सीड एंड मेक द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। और उसके जीवन में कुछ चैलेंजेस होने के बाद में भी उसने सफलता के लिए दृढ़ संकल्प किया, और वो अपने संसार को बदलना चाहती थी। और अपने मतलब वो बिल्कुल संसार से डिफरेंट होना चाहती थी। वन फेथफुल इवनिंग वाइल ड्राइविंग होम फॉर अ लेट नाइट स्टडी सेशन, ईमा's लाइफ चेंज फॉर एवर। एक बार जब वो शाम को अपने घर पे लौट रही थी, तो ड्राइविंग करते समय स्टडीज पढ़कर जब वो अपने घर पे लौट रही थी, तब उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। देखिए क्या हुआ। अ कार केम आउट ऑफ नो वेयर, पता नहीं कहाँ से कोई कार आ गई। कोलाइडेड विद हर व्हीकल, उसकी गाड़ी से टकरा गई। टेंडिंग स्पिनिंग आउट ऑफ द कंट्रोल, और उसकी गाड़ी का जो है बैलेंस बिगड़ गया, इस तरीके से स्पिन हो गई। व्हेन द डस्ट सेटल्ड, जब धूल रुकी, एमा फाउंड हरसेल्फ ट्रैप्ड इनसाइड द रीकेज। एमा ने अपने आप को उस एक्सीडेंट के मलबे के अंदर पाया। ये मलबा होता है एक्सीडेंट का। अनेबल टू मूव इवन अ स्क्रीम फॉर हेल्प, वो हिल भी नहीं पा रही थी और मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पा रही थी। द एक्सीडेंट हैड लेफ्ट हर विद अ ब्रोकन लेग, और उस एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया। सेवरल अदर इंजरीज, और भी इंजरीज उसको हुई। ईमा वाज इन शॉक, ईमा किस में थी, एक शॉक में थी। एंड कुड नॉट बिलीव दैट व्हाट हैपन टू हर, और उसको विश्वास नहीं हो रहा था इसके साथ क्या हुआ है। शी वॉज डिवास्टेड टू थिंक, डिवास्टेड मतलब वो इतना टूट जा रही थी, सोच सोचिए वो मन ही मन में टूटती जा रही थी। दैट ऑल हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैज बीन फॉर नथिंग, उसने जितना भी मेहनत किया डॉक्टर बनने के लिए, अब सब बर्बाद हो गया। शी वुड नाउ हैव टू पुट हर ड्रीम्स ऑन होल्ड, अब उसको अपने सपनों को छोड़ना होगा। स्पेंड मच रिकवरी फॉर हर इंजरीज, काफ़ी महीने लग जाएंगे उसकी रिकवरी, उसकी इंजरी की रिकवरी होने में। एज एमा ले इन द हॉस्पिटल, जैसा कि एमा हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। शी वाज कंज्यूम्ड विद एंगर, वो गुस्से से भरी हुई थी। फ्रस्ट्रेशन, तनाव से भरी हुई थी। शी कुडंट अंडरस्टैंड वाई दिस हैड हैपन, उसको नहीं पता चल रहा था ऐसा क्यों हुआ। वाई हर लाइफ हैड बीन टर्न अपसाइड डाउन एट इंस्टेंट, अचानक से उसका संसार क्यों बदल गया, क्यों पलट गया। शी फेल्ट अलोन, अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। हेल्पलेस, मजबूर महसूस कर रही थी। अनेबल टू फाइंड एनी सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंग इन हर सफरिंग, इतना टूट चुकी थी, उनको अपने जीवन का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था। बट एज दैट डे टर्न इन टू वीक, कुछ दिन हफ्तों में बदल गए। ईमा बिगेन टू नोटिस समथिंग डिफरेंट अबाउट द पीपल अराउंड हर, उनने देखा कि ईमा के अगल बगल में जो लोग थे, वो क्या थे, थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट सोच के थे। उसने जब अपने चारों तरफ देखा ईमा ने, तो उसने क्या पाया, लोग कुछ अलग तरीके के। शी मैट अ नर्स, वो किससे मिली, ईमा एक नर्स से मिली। किससे मिली, ईमा एक नर्स से मिलती हैं। उसका नाम क्या था, मैरी। ईमा नर्स का नाम क्या था, मैरी। हु हैड बीन वर्कड एट द हॉस्पिटल एट 20 ईयर्स, 20 साल से वो काम कर रही थी। मैरी हैड अ काइंड एंड केयरिंग पर्सनैलिटी, मैरी की केयरिंग काइंड पर्सनैलिटी फाउंड कंफर्टिंग, हाँ कंफर्टिंग ड्यूरिंग हर स्टे। वो कंफर्टिंग, वो क्या कर रही थी, ईमा को हेल्प करती थी। कौन सी नर्स, मैरी नाम की नर्स ईमा को हेल्प करती थी और उसको थोड़ा रिलैक्स फील कराती थी। शी आल्सो मेट अ पेशेंट नेम द जॉन, एक जॉन नाम के पेशेंट से भी वो मिली। किससे मिली वो, एक जॉन नाम के पेशेंट से मिली। ठीक है, उसका भी क्या हुआ था, एक कार एक्सीडेंट हुआ था। जॉन का भी क्या हो गया था बेटा, एक कार एक्सीडेंट हुआ था। एंड सिमिलर टू द ईमा की तरह, जॉन हैड सफर्ड फॉर स्पाइनल कॉर्ड, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता था, इंजरी। एंड पैरालाइज, और उसका एक साइड से बॉडी क्या थी, पैरालाइज थी। वेस्ट डाउन, बॉडी पैरालाइज थी तो चल नहीं पाता था। डिस्पाइट दिस कंडीशन, इस कंडीशन के बावजूद भी जॉन वाज ऑलवेज पॉजिटिव, जॉन हमेशा पॉजिटिव रहता था। नेवर गेव अप द होप, कभी भी आशा नहीं छोड़ता था। ईमा सून रियलाइज, ईमा को जल्दी ही पता चला दैट एक्सीडेंट हैड बॉट हर इनटू द कॉन्टेक्ट विद द अमेजिंग पीपल
एंड हैड गिवन हर अपॉर्चुनिटी टू लर्न देम। ईमा को तुरंत ही पता चला कि ईमा की जो लाइफ है वो बदलने वाली है, क्योंकि उसको बिल्कुल अमेजिंग लोग मिल रहे हैं। एंड शी लर्न द मैरी, और उसने मैरी से सीखा, उसने उस नर्स से सीखा। क्या सीखा उसने? टू बी काइंड केयरिंग टुवार्ड अदर, लोगों के प्रति हमेशा दयावान रहना, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में भी। शी लर्न फ्रॉम जॉन, उसने जॉन से भी सीखा कि पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, कभी भी पॉजिटिवनेस को नहीं छोड़ना। ठीक है। वैन थिंग्स सीम्स इम्पॉसिबल, जब भी चीज़ें असंभव दिखाई दें। आफ्टर सेवरल मंथ रिकवरी, कई महीने बाद में रिकवरी के बाद में ईमा वाज एबल टू वॉक अगेन, ईमा दोबारा से चलने लगी। बट स्टिल बट शी स्टिल फेस्ड मैनी चैलेंजेस, फिर भी उसको कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। शी हैड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड वर्क टू कैच अप विद हर स्टडी, उसको क्या करना पड़ता था, ईमा को क्या करना पड़ता था, अपनी पढ़ाई को करने के लिए उसको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क और करना पड़ता था। शी हैड एडजस्ट द लाइफ इन परमानेंट स्कार्स ऑन हर लेग, उसके पैर के ऊपर हमेशा के लिए एक चोट का निशान बना रह गया। हाउएवर शी रियलाइज दैट द एक्सीडेंट had taught her valuable lessons and would help her becomes a better doctor, और उसकी इस विकट परिस्थिति ने बताया कि वो एक डॉक्टर कैसे बन सकती है, एक अच्छी डॉक्टर। एंड शी हैड लर्न एम्फेसाइज विद हर पेशेंट एंड टू बी ग्रेटफुल हर ओन हेल्थ, उसका क्या हो गया, अपने जो भी उसके जो पेशेंट्स आते थे उनके साथ उसकी सहानुभूति रहती थी, और वो इस चीज़ की शुक्रगुजार थी कि उसकी हेल्थ अब ठीक है। ईयर लेटर्स, काफ़ी समय बाद में ईमा बिकेम सक्सेसफुल डॉक्टर, और एक सक्सेसफुल डॉक्टर वो ईमा क्या बन गई, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन गई थी। एंड कंपैशन एम्पैथी टुवर्ड द पेशेंट, और पेशेंट्स के प्रति क्या थी, वो हमेशा दया का भाव रखती थी। अरे मर गए, इतना बड़ा है, चलिए इसको भी देखते हैं। शी ऑफन थॉट बैक टू द एक्सीडेंट, वो हमेशा वो एक्सीडेंट वाली घटना को ही सोचती रहती थी कि एक कार आई, उस कार ने उसकी साइकिल को या उसकी गाड़ी को क्या मार दी थी, टक्कर मार दी थी, वो हमेशा यही सोचती रहती थी। एंड इट हैड बीन टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ, और यही उसके जीवन का क्या था, टर्निंग पॉइंट था ईमा का। एंड इट फोर्स टू द स्लो डाउन द अप्रिशिएट एंड द स्मॉल थिंग्स इन द लाइफ, और उसको पता चला कि छोटी छोटी चीज़ों का भी अप्रिशिएशन होता है। शी वॉज ग्रेटफुल फॉर द पीपल, वो लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या थी, कृतज्ञ थी। एंड शी हैड मेट ड्यूरिंग द रिकवरी एंड रियलाइज द विदाउट एक्सीडेंट शी मे नेवर हैव मीट देम, उसको पता चला कि अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो वो कभी भी ना तो जॉन से मिल पाती और ना ही नर्स मैरी से मिल पाती, वो कभी भी, है ना। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट वट एवर हैपन इट हैपन फॉर द गुड, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। इवन दो द एक्सीडेंट हैड सीम लाइक अ सेट बैक फॉर द ईमा, हालांकि उसके पैर में चोट लग गई थी ईमा के लिए, और जीवन पर्यंत के लिए वो हमेशा के लिए उस चोट के साथ जी रही थी। ही हैड ब्रॉट हर कॉन्टेक्ट विद अमेजिंग पीपल, वो इतने अच्छे लोगों के साथ में वो जुड़ी। टॉट हर वैल्यूएबल लेसन, और उसको कुछ अच्छी जानकारी मिली उसको। वुड कैरी विद द रेस्ट ऑफ द लाइफ, इन लोगों से मिलने के बाद में उसको हमेशा पॉजिटिवनेस मिला, और उसी के साथ उसने अपना जीवन व्यतीत किया। समटाइम द थिंग्स वी थिंक आर ऑब्स्टेकल्स, कभी कभी हमको लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ही कठिन होती हैं ना, आर एक्चुअली अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज, लेकिन वो हमारे लिए क्या होता है, छिपा हुआ वरदान होती हैं। इट इज़ अप टू अस, ये हमारे ऊपर है, टू फाइंड द सिल्वर लाइनिंग एंड मेक द बेस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमको उसमें एक आशा की किरण ढूंढनी चाहिए। निराशा में भी क्या होती है, आशा की किरण होती है। चलिए तो शुरू करें। तो एग्रेवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना होता है, भड़काना। क्या होता है एग्रेवेट का मतलब, क्या होता है, किसी चीज को भड़काना, भड़काना होता है एग्रेवेट का मतलब। ठीक है। टीज का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, किसी का सम्मान करना। ठीक है, मतलब हेल्प करने जैसा मान लीजिए, हेल्प करने जैसा, ऑब्लिक मतलब हेल्प करने। ठीक है। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित। और नेक्स्ट है इरिटेट, इरिटेट का मतलब भी क्या होता है, किसी को चिढ़ाना। तो देखिए एग्रीवेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को भड़काना, लड़ाई को भड़का दिया। और ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, उसको शांत कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। व्हाट वाज द ईमा's ड्रीम बिफोर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से पहले ईमा का ड्रीम क्या था, क्या बनना चाहती थी, क्या ईमा नर्स बनना चाहती थी, नहीं। टीचर बनना चाहती थी, नहीं। लॉयर बनना चाहती थी, नहीं। वो क्या बनना चाहती थी, डॉक्टर, डॉक्टर साहिबा बनना चाहती थी। 98 पर आइए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पेशेंट जॉन इन द स्टोरी, जो जॉन नाम का पेशेंट था ना, उसका क्या महत्व है इस स्टोरी के अंदर, इस जॉन का, भैया वो हमेशा पॉजिटिव रहता था।
देखें अब इसकी कितना पॉजिटिवनेस था इसके अंदर। ही इज फेलो कलीग ऑफ द ईमा, ईमा का दोस्त था क्या? नहीं। ही टीचेज ईमा, क्या ईमा को पढ़ाता था क्या? नहीं। ही इज अ डॉक्टर, क्या डॉक्टर था क्या? वो नहीं। ही हेल्प्स ईमा रिकवर फ्रॉम इंजरी, शोज हर हाउ टू बी पॉजिटिव एंड नेवर गिव अप। उसने यही बताया था कि कितना पॉजिटिव था वो, और वो कभी भी हार नहीं मानता। ठीक है, 98 पर आइए जल्दी। व्हाट चैलेंजेस डिड ईमा फेस आफ्टर द रिकवरी, रिकवरी के बाद में ईमा ने किस तरह की परिस्थितियों का सामना किया? क्या क्या हुआ था ईमा के साथ में भैया? देखिए, शी हैड एडजस्ट द लाइफ विद अ परमानेंट स्कार ऑन हर बैक। क्या उसकी पीठ में चोट लगी थी? अरे पीठ में नहीं लगी थी बेटा, पैर में चोट लगी थी। क्या उसके फेस पर कोई निशान बना था? नहीं। क्या उसके लेग पर निशान बना था? हाँ बेटा, उसके पैर पर ही तो निशान बना था। यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, फोर्थ वाले पर आओ, क्या उसके हाथ में चोट लगी थी? नहीं। नंबर लास्ट क्वेश्चन रहेगा 100 वाला। अब एक जरूरी चीज सुनिए बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। रात को 9 बजे मिलेंगे दोबारा से, ठीक है, एक नए पेपर सेट के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, नेक्स्ट सीरीज के साथ में। मेरी कोशिश ये थी कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकूं। अब आप लोगों को कैसा लगा वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कहीं कुछ कमी रह गई हो तो वो ज़रूर बताएं मेरे को, जिसको मैं पूरा कर सकूं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पर आइए। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी की सेंट्रल थीम क्या थी? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग पॉजिटिव इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, ये एक नियरेस्ट मामला है, इसको होल्ड करके रखते हैं। वैल्यू ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन अचीविंग द ड्रीम, ये भी एक नियरेस्ट मामला है, क्लोजेस्ट है। द चैलेंज ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम द सीरियस इंजरी, अच्छा ये तो सारे ही आंसर बन रहे हैं यार। द आइडिया दैट द स्टॉप ऑब्स्टिकल्स कैन प्रेजेंट अनएक्सपेक्टेड, अरे सुनिए ध्यान से सुनिए, नंबर थर्ड देखिए कि अगर जीवन में कोई कठिनाई आती है तो उसके अंदर हमेशा क्या होती है? एक उपलब्धि छुपी होती है। तो यही इसका प्रॉपर सेंट्रल थीम लग रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ में, एक नेक्स्ट वीडियो नए वीडियो में क्या एक नए सेशन के में एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सब बच्चों को बेटा बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।